हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होमलैंड एकेडमी पे। मैं हूं आपका दोस्त मनीष मिश्रा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 9th के ज्योग्राफी का चैप्टर क्लाइमेट। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि कुछ कुछ चीज़ें जो इसमें कॉन्सेप्चुअल आती हैं उनको मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको समझाने का प्रयास करूँ, और अगर आपको समझ में आ जाए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि होता क्या है क्लाइमेट। क्लाइमेट, वेदर, ये हम लोग बार बार सुनते हैं, ठीक है। तो क्लाइमेट और वेदर में क्या चीजें सेम है, डिफरेंट है, इसको अक्सर कई बार लोग इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। क्लाइमेट को भी वही बोल देते हैं और वेदर को भी वही बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं है। वेदर जो है आपका, वो एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन की बात कर रहा है कि आज अभी के समय पे आपका वातावरण कैसा है। टेम्परेचर की बात कर लीजिए, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता की बात कर लीजिए, वहां पे रेनफॉल वगैरह क्या है, या और बाकी फिनोमिनास क्या चल रहे हैं। तो ये आज की जो बात हुई, इसको आप कह दो ये वेदर कंडीशन आज की हो गई। लेकिन क्लाइमेट होता है कि जब यही एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आपकी कई मतलब सालों तक, जैसा लगभग 30 साल तक के लिए और बहुत लंबे दूरी के लिए, मतलब जैसे एक ज्योग्राफिकल लोकेशन पूरा इंडिया के लिए अगर बात की जाए, तब वो इंडिया का क्लाइमेट होगा। एक छोटे से राज्य को, या फिर जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बंगाल हो गया, या बिहार हो गया, यहाँ के केवल वातावरण के मतलब कंडीशन को समझने से आप क्लाइमेट नहीं समझ गए। क्लाइमेट अगर आपको समझना है तो इंडिया के लिए पूरा होता है वो, ठीक है। बाकी आप वेदर कंडीशन, जैसे मौसम का जो हाल है, तो वो आप पर्टिकुलर लोकेशन के लिए समझ सकते हो। इवन आप कह सकते हो मेरे शहर में बारिश हुई, बगल के शहर में नहीं हुई। तो ये आपकी वेदर कंडीशंस है, ठीक है। वेदर कंडीशंस, वेदर क्या है? जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन आपकी गिवन टाइम पे, उसी समय पे जो बात कर रहे हो, या छोटे समय के लिए। बट जब आप क्लाइमेट की बात करोगे तो क्लाइमेट हो जाएगा लंबे अवधि के लिए, जैसे 30 साल। 30 साल तो एटलीस्ट मिनिमम की बात कर लीजिए, और कितनी कुछ अच्छी खासी ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका क्लाइमेट और वेदर में। अच्छा, होता क्या है, कैसा है, आपको ये सारी चीजें आप खुद ही महसूस करते होगे। आप एक मतलब एक ऐसे कंट्री में रहते हो जहां आपको बहुत सारे मौसम का अच्छा खासा मजा मिलता है। हर, जैसे आप देख लीजिए, मई में आप जो बात करिए, तो मई में आपको चिलचिलाती हुई गर्मी सहनी पड़ती है। आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो, इधर उधर आइसक्रीम खाते हो। अच्छा, वही लोग वही जगह, बट जब नवंबर दिसंबर लग जाता है तो कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। आप मोटे मोटे कपड़े पहनने लगते हो। वो एयर कंडीशन और आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक की बात अब आप नहीं करते हो। अब आप कंबल, रजाई और जैकेट की बात करते हो। कान ढक लो, हाथ पे ग्लव्स लगा लो। ये क्यों हो गया? ये इसलिए क्योंकि कुछ ना कुछ वातावरण में आपके बदलाव हुआ। फिर आपको रेनफॉल भी मिलती है अच्छे खासे मात्रा में, ठीक है। तो आप देखिए, अगर आप सीजन की बात करेंगे, सीजन क्या होता है, कैसे आता है, वो भी हम आपको आगे समझाएंगे, ठीक है। तो शुरू में हम बात करते हैं कि वेदर क्या होती है और क्लाइमेट क्या होती है। ये जानने के बाद अब अगली बात करते हैं हम क्लाइमेटिक कंट्रोल्स की, कि क्या कंट्रोल करता है ये सब क्लाइमेट को। जैसे कि अगर आप बात करें कि आपका कहीं का मतलब क्लाइमेट कैसा रहेगा, उसके लिए क्या क्या चीजें डिपेंड करती हैं। तो पहला आप कह लो लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, तो अर्थ पे आपने जोन्स बना रखे हैं। ये सेंटर में आपने क्या बोला है, ये 0 डिग्री है, इसको आप इक्वेटर बोलते हो, मतलब ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। ये आपका अर्थ को दो पार्ट में बांटती है, ये नॉर्थ वाला पार्ट और ये साउथ वाला। तो ये नॉर्थ वाले पार्ट को हम टोटल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ये पूरे स्फीयर का हाफ है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध। साथ ही साथ आप दक्षिण पे बात करिए, साउथ में, तो ये सदर्न हेमिस्फीयर है। अच्छा, यहां पे भी आप देखेंगे तो एक और लाइन जाती है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और इधर ही क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अपना इंडिया की हम बात करने वाले हैं, तो हमें ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बताना जरूरी था। एक्चुअल में ऐसी कोई लाइनें है नहीं जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बना है। लैटिट्यूड आपकी ऐसी लेटी हुई लाइनों की बात करेंगे, और लॉन्गिट्यूड आपका वर्टिकल लाइंस रहती हैं। ये सब इमेजिनरी लाइंस हैं। इनका हमने बहुत सारे कारणों से इनको बनाया हुआ है। सपोज करिए आपको अगर कहीं का लोकेशन पता करना है, तो आप बस क्या करो, किसी से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मांग लीजिए,
उसी जगह का एकदम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताते हुए पिन पॉइंट आपका लोकेशन आ जाएगा। जैसे कि आप कभी किसी को व्हाट्सएप पे अपनी लोकेशन शेयर करते होंगे और उसी लोकेशन को जब आप गूगल मैप्स पे या कहीं पे डालेंगे जहां पे आपको नेविगेशन बताना है, तो वो क्या करेगा, फटाक से वहां पे आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लिखा होगा। तो इसका काम क्या है? अच्छा, हम बताते हैं, जब आप इंसोलेशन की बात करेंगे, इंसोलेशन एक ऐसा टॉपिक है, इसको हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। इंसोलेशन मतलब होता है कि कितनी सोलर रेडिएशन और किस तरह से आपको मिल रही है। जैसे जब हम जानते हैं, अपने अर्थ को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हमारा जो अर्थ है ये सीधा नहीं है, ये आपका 23.4 डिग्री टिल्टेड है। क्या है? टिल्टेड है। ये आपका इक्वेटर ऐसा कुछ है, ठीक है। हम मान के चलते कि हमारा इंडिया कहीं यहां पे है और ये रहा आपका सन है। जब सन से रेडिएशंस आ रही हैं तो कुछ टाइम पे तो एकदम सीधी सीधी नॉर्थ को पड़ेंगी और साउथ आपका थोड़ा सा क्या है, स्लैंटिंग रेडिएशन रिसीव करेगा। सीधी रेडिएशन आपको यहाँ पे नॉर्थ पे मिल रही है इस समय पे, और इक्वेटर एक आपकी ऐसी चीज है जिसको बराबर जो है हीट मिलती रहती है। इक्वेटर बीच में रहने की वजह से देखिए, जब आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गर्मी की मार झेलता है तो भी आपका इक्वेटर बीच में है, चपेटे में आ जाता है। फिर जब आपका सदर्न हेमिस्फीयर, जैसे कि यही अर्थ जब है रिवॉल्व करते करते इस जगह पे पहुंच जाएगी तो भी कंडीशन ऐसी रहेगी, ठीक है। ये रहा आपका इक्वेटर, ये आपका नॉर्थ वाला हेमिस्फीयर और ये साउथ वाला। इंडिया अभी भी हमने यहीं पे कहीं रख रखा है। फिर जब अभी सोलर रेडिएशन पड़ती हैं तो अब साउथ पे सीधी पड़ रही हैं और नॉर्थ पे जो है वो स्लैंटिंग पड़ रही है। अब इससे देखिए, इससे क्या समझ में आता है इसको, आप यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए कि जो नॉर्थ वाला हेमिस्फीयर है यहाँ पे इस समय क्या है, गर्मी पड़नी चाहिए, और इस समय पे नॉर्थ को जब रेस सीधी नहीं मिल पा रही है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठंडी पड़नी चाहिए। और ये क्या है, 6 महीने का हाल है। 6 महीने में ये सारी चीजें रिवर्स होती रहती हैं। गर्मी है तो आज के 6 महीने बाद ठंडी होगी। अभी अगर ठंडी है, देखिए मैंने वुलन क्लोथ पहन रखे हैं, ये ठंड है, तो आज के 6 महीने बाद क्या मैं यही पहने रहूंगा? ये मुझे तब बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि तब क्या होगा, मौसम गर्म हो चुका रहेगा। तो ऐसा होता रहता है, ठीक है। ये घूम घूम के जैसे जैसे अर्थ आपकी रिवॉल्व करती है तो ये केवल 23 डिग्री 23.5 डिग्री झुके रहने के कारण से आपकी जो रेडिएशन है वो सीधी और तिरछी पड़ती है, ठीक है। तो इससे क्या है, आपका क्लाइमेट देखिए कंट्रोल हो रहा है। अगर आप यहाँ पे, जब हमने बनाया था ऐसे अर्थ, बीच में इक्वेटर बनाया था, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनाया था, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बनाया था, ठीक है। ये मान लीजिए आर्कटिक सर्कल होगा और ये अंटार्कटिक सर्कल। तो यहाँ पे देखिए, जब कोई यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लोकेटेड था जो कंट्री, वो क्या था, मान लीजिए ये मई का महीना है, मई के महीने में क्या हो रहा था, समर महसूस कर रहा था। वही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लोकेटेड कंट्री यहाँ पे नवंबर या दिसंबर में विंटर महसूस कर रहा था। तो लैटिट्यूड पे होने से क्या होता है, लैटिट्यूड पे होने से भी क्लाइमेट का आपको चेंज महसूस होता है, ठीक है। सारी चीजें सब कुछ ये सन कर रहा है, बट आप क्या है, कभी कभी घूमते घूमते एकदम फेस टू फेस आ जाते हो और कभी स्लैंटिंग तिरछे पे आ जाते हो, ठीक है। तो पहला हो गया आपका लैटिट्यूड जो इंपैक्ट डालता है। लैटिट्यूड के बाद आप एल्टीट्यूड की भी बात करते हैं। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट। अब हाइट का ये कहने का मतलब है कि आप अर्थ सरफेस पे या कह लो सी लेवल से, समुद्र तल से आप कितनी ऊंचाई पे हो। हम ये जानते हैं कि जितना आप देखिए, ये अगर आपकी अर्थ सरफेस है तो सिंपल सा फंडा समझ लीजिए, इसके आप जितना ऊपर जाएंगे उतना ही क्या होगा, टेम्परेचर गिरेगा, आपको ठंडक महसूस होगी। और ये अर्थ सरफेस से जितना आप नीचे की तरफ जाओगे उतना ही टेम्परेचर आपको
बढ़ता हुआ मिलेगा। ठीक है, जैसे ही, अच्छा ये भी आपको अगर अभी 9th क्लास में हो तो आपको समझना ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा। आप सोचोगे कि चलो नीचे वाला तो समझ में आता है, क्योंकि हम जानते हैं अर्थ का अगर हम एक पार्ट ले लें, ठीक है, बाहर करके इसको ऐसे पढ़िए, तो ये ऊपर वाला भाग क्या है, क्रस्ट है, बीच में क्या आता है, मेंटल, और ये आखिरी में कोर। मेंटल में हम जानते हैं धधकता हुआ ज्वालामुखी लावा सब कुछ है, तो जितना आप उसके करीब जा रहे हो आपको उतना गर्मी लगना है, स्वाभाविक है। तो ये तो मान लो आपको समझ में आ गया। ये वाला फंडा नहीं समझ में आ रहा, अगर आप ऊपर जा रहे हो तो आप तो ऐसा भी सोच सकते हो कि मैं तो सन के करीब जा रहा हूं और ऊपर जा रहा हूं, तो सन से रेज आनी चाहिए, तो मुझे तो और गर्मी लगना चाहिए, लेकिन ऊपर जाने में तो ठंडक क्यों हो रही है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल भी है, आप देखो हिल स्टेशन वगैरह जो पहाड़ों पे रहते हैं वो ठंडी होती है वहां पे, तो ये तो प्रूवन है कि ऊपर जाने से टेम्परेचर कम होता है। बट क्यों होता है, होने का कारण ये है कि जब सोलर रेडिएशन आपके अर्थ पे पड़ती है तो क्या है, अर्थ भी गर्म होती है, और अर्थ की गर्मी और ऊपर की गर्मी दोनों, देखिए लॉन्ग वेव रेडिएशन, शॉर्ट वेव रेडिएशन, ये लोग आगे आप सब पढ़ोगे। ठीक है, तो जब आप देखो, जब अर्थ के सरफेस पे हो तो जो हीट है, अर्थ ने जो हीट को एब्जॉर्ब किया है वो हीट भी तो रिलीज हो रही है, तो अर्थ के सरफेस पे आपको गर्मी महसूस होगी। अब अर्थ गर्मी सोखता है, इसका मजा आप तब लिए होंगे जब कभी पूरे घर, मतलब मई जून के महीने में तपती धूप में आप छत पे चले जाओ नंगे पांव, देख लो कितना सब कुछ गर्म रहता है। तो वो गर्मी क्या है, अर्थ में ही तो है। तो जितना आप अर्थ से ऊपर उठ रहे हो धीरे धीरे आपको टेम्परेचर कूल, जैसे ठंडी में भी देखो आग के आप पास बैठो तो आपको गर्मी लगेगी, दूर जाओगे तो स्वाभाविक सी बात है आपको गर्मी कम लगेगी और धीरे धीरे ठंडक लगने लगेगी। तो एल्टीट्यूड आपको समझ में आना चाहिए कि जितना आप अर्थ से ऊपर उठोगे उतनी ही आपको ठंडक महसूस होगी। ठीक है, और अर्थ से जितना नीचे जाएंगे उतना आपको गर्मी महसूस होगी। फिर बात करते हैं हम, जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कॉन्टिनेंटैलिटी की बात करते हैं। अगर आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूं लैंड ब्रीज और सी ब्रीज पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं एक बार क्विक रिवीजन इसका करा देता हूं आपको। ये मान के चलते हैं यहां पे क्या है, लैंड है और यहाँ पे सी है, दोनों को मैं एक ही डायग्राम से बता दूंगा। जैसे कि दिन में क्या होता है, जब सूरज की किरणें पड़ रही हैं, यहाँ पे क्या है, हमारा सन है, ये रेडिएशन दे रहा है, लैंड को भी हीट करना चाह रहा है और सी को भी, बट लैंड आपका जमीन की बात हो रही है, और सी क्या है, सी में आपको वाटर मिल रहा है। तो जब आपका ये रेडिएशन पड़ रहा है तो हम ये चीज जानते हैं कि सबसे पहले गर्म क्या होती है, चीजें, मतलब जमीन या पानी। तो हम ये जानते हैं कि ये क्या होगा, ये जल्दी गर्म हो जाएगा, क्विकली ये हीट हो जाएगा, और जब ये हीट होगा तो कंपैरेटिवली क्या है, ये उस समय तक उतना हीट नहीं हुआ रहेगा, तो यहाँ पे कैसा रहेगा, ठंडक। अच्छा, यहाँ पे प्रेशर और विंड भी लिखा हुआ है, तो मुझे लग रहा है लगा हुआ टॉपिक है, मैं यही समझा दूं शायद तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे कि जब आप देख लीजिए दो चीजें हैं यहाँ पे, सिंपल सा साइंस का फिनोमेना डिफ्यूजन जो आप जानते हैं, या आप अगर थर्मोडायनेमिक्स वगैरह आगे पढ़ेंगे तो मतलब उसमें तो और सारी चीजें जो ट्रांसफर ऑफ हीट वगैरह पढ़ाते हैं, बट सिंपली हम उसको बताते हैं, जैसे नॉर्मल अगर भाषा में बोला जाए तो आप इसको अपने डेली लाइफ के एग्जांपल से देख लीजिए। ये मान लीजिए आपका हॉट है और ये क्या है, कोल्ड है, और जब भी आप हॉट और कोल्ड को कांटेक्ट में लाओगे तो क्या होगा, दोनों एक टेम्परेचर पे आना चाहेंगे, सेम टेम्परेचर पे आना चाहेंगे, मतलब इक्विलिब्रियम बनाना चाहेंगे। जैसे कि ये गर्म वाली चीज धीरे धीरे क्या होगी, ठंडी होने लगेगी, और ये जो बहुत बेहद ठंडी वाली चीज है वो धीरे धीरे गर्म होने लगेगी। जैसे कि आपने एक कमरे में रूम टेम्परेचर पे नॉर्मली एक कप रख दो खूब गर्मा गर्म चाय, एकदम बढ़िया उबली हुई फर्स्ट क्लास चाय रख दो एक कप, और उसी के बगल में एक ग्लास खूब चिल्ड आपका कोल्ड ड्रिंक निकाल के रख दो, और किसी काम से आपको कहीं बाहर जाना पड़े और 2 घंटे बाद आप आके देखेंगे तो चाय क्या हो गई रहेगी, वो भी ठंडी हो गई होगी, और जो कोल्ड ड्रिंक था आपका वो गर्म हो गया रहेगा। मतलब क्या, हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर, और अंत में आप दोनों में उंगली डाल के देखेंगे दोनों का टेम्परेचर लगभग आप सेम हो गया रहेगा जो आपका रूम टेम्परेचर पे है। तो देखिए जो हॉट है वो कोल्ड की तरफ
या आपका कोल्ड हॉट की तरफ, ये ट्रांसफर जो है वो आपका दोनों तरफ से होता है। बट सिंपली आपको यहां समझना है कि जब कोई चीज हीट हो रही है, लैंड आपका हीट हो रहा है, तो लैंड पे जो भी एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर, मॉइस्चर, कहीं से कुछ भी रहेगा, तो वो गर्म होने के बाद क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। कैसे कि आपने हॉट एयर बलून देखा है, या कभी भी कुछ भी जलाएंगे, अगर गर्म होगा तो वो ऊपर उठना चाहेगा। प्रेशर कुकर में आपने दाल चढ़ा दी, तो जब वो गर्म होगा तो प्रेशर कहाँ तक निकलता है, ऊपर की तरफ ही। कहीं कोई चीज गरम गरम चाय कप कुछ रखा हो, उसमें से भाप किस तरफ निकलती है, ऊपर की तरफ। तो गर्म चीजें अक्सर ऊपर उठ जाती हैं, और जब ऊपर उठ जाएंगी तो नीचे सरफेस क्या हो गया, खाली हो गया। जो वहां से एटमॉस्फेयर था, जो भी एयर मासेस थे, वो हीट होके ऊपर चले गए, तो वहां पे क्या हो गया, ऊपर चले गए तो नीचे कुछ नहीं बचा, खाली हो गया। वहां पे क्या हो गया, वहां पे प्रेशर आपका लो हो जाएगा, लो प्रेशर। और यहाँ पे सी जो है अभी हीट नहीं हुआ, पानी गर्म इतना जल्दी नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, पानी पे अभी भी क्या है, सारे एयर मास से सब कुछ मौजूद है, तो वो क्या है, अभी हाई प्रेशर पे है। तो चीजें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगी। जैसे कि आप किशमिश ले लो और एक गिलास पानी आए, एक जग पानी ले लो, तो आप देखोगे किशमिश के अंदर पानी कम है और उस ग्लास में पानी ज्यादा है, तो आप डाल दो उसको, किशमिश को पानी में, तो किशमिश फूल जाएगा। मतलब जो चीज जहां कम थी, हायर कंसेंट्रेशन पे थी, वहां से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाती है। सिंपल सी बात है। ऐसे ही आप एक अंगूर ले लो, अंगूर के अंदर तो खूब सारा पानी है, उसको धूप में रख दो। धूप में, बाहर तो एटमॉस्फेयर में उतना आपका पानी है नहीं, तो क्या होगा, धूप से क्या होगा, जो किस अंगूर है उसका पानी बाहर निकल जाएगा। मतलब हायर कंसेंट्रेशन से हमेशा लोअर की तरफ मूव कर जाएगी। तो जो यहां से क्या होगा, सी के जो पास लैंड होगा, वहां पे वो गर्म जैसे ही होगा ना, वो ऊपर उसके एयर मासेस सब उठ के वहां पे लो प्रेशर क्रिएट करेंगे, वैसे ही समुद्र से ठंडी हवा इधर जाके लैंड को वापस से ठंडा कर देगी। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको सी ब्रीज बोलेंगे। सी की तरफ से जो ठंडी हवा यानी ब्रीज चल के जा रही है, उसको सी ब्रीज बोल देंगे। ये हो गया। अच्छा, शाम को क्या होगा, देखिए दिन भर धूप झेलने के बाद अब क्या है, शाम तक आपका ओशन या सी भी, जो समुद्र है, वो भी गर्म हो चुका है। और लैंड भी तो गर्म था, लेकिन लैंड को तो सी ने काफी हद तक कंपनसेट किया था, अपना ठंडा हवा वहां से भेज भेज के। बट देखिए एक बात है, भले जो चीज गर्म जल्दी हुई थी वो ठंडी भी जल्दी हो गई। जो आपका लैंड था, जो फटाक से गर्म हो गया था, वो लैंड शाम तक ठंडा हो जाता है। और आपका जो ये सी है, पानी एक बार गर्म हो जाए तो पानी बहुत देर तक गर्म रहता है। तो यहाँ पे अब क्या है, पानी गर्म होने के कारण यहाँ पे अब लो प्रेशर हो रहा है और यहाँ पे हाई प्रेशर हो रहा है, या यहाँ पे चीजें क्या है, नॉर्मल हो चुकी हैं। तो यहाँ का कंसेंट्रेशन शाम को क्या हो गया, इवनिंग में क्या हो गया, यहाँ पे चीजें रिवर्स हो गई। अब यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया लैंड पे, और सी पे क्या हो गया, लो प्रेशर। तो इस समय क्या होगा, ये हवाएं इधर से इधर की तरफ चलेंगी। इसको लैंड की तरफ से आ रही ठंडी हवा, तो इसको बोलेंगे लैंड ब्रीज। ठीक है, तो यहां पे आप समझ गए कॉन्टिनेंटैलिटी। मतलब अगर कोई जमीन जो क्या है, समुद्र के पास है, तो वहां के क्लाइमेट को भी समुद्र इफेक्ट करता है। ठीक है, प्रेशर और विंड, अभी हमने उसका छोटा छोटा एग्जांपल पढ़ लिया। अच्छा, एक और बात होती है रिलीफ की। रिलीफ की बात करते हैं। रिलीफ मतलब होता है कि वहां का जो टोपोग्राफी है वो कैसा है, मतलब हिली एरिया है कि नहीं है, प्लेन एरिया है, कैसा है। जैसे कि अगर कहीं कोई एरिया क्या है, माउंटेन्स के पास है, माउंटेन्स हमारे पास है ना, हिमालय, तो इससे भी फर्क पड़ता है क्लाइमेट पे। जैसे कि हमारे हिमालयस क्या हैं, हमारे हिमालयस एक तरीके से हम लोग को बचाते हैं बहुत सारी कड़ाके की ठंडक से। जैसे कि मान लीजिए हम अपना, देखिए रफ डायग्राम है, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ अपने इंडिया का मैप, और आपको दिखाता हूँ कि हिमालयस किधर है। ये थोड़ा अच्छा नहीं बना, बट हम ये बता देते हैं कि हिमालयस हमारे इस तरफ से इस तरफ तक है, और अच्छी खासी ऊंचाई है कि एवरेज हाइट बोली जाए तो लगभग 6 किलोमीटर ऊंचे हैं, 6000 मीटर। तो जब यहाँ से सेंट्रल एशिया से, जो आपकी इधर आर्कटिक पड़ता है ना ऊपर तरफ, हमने जब बनाया था अर्थ का, तो ये तो इक्वेटर था,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये आर्कटिक सर्किल। यहाँ से बहुत ठंडी हवाएं जब आती हैं तो हमारा जितना सेंट्रल एशिया ठंडा रहता है उतना हमारा इंडिया क्यों नहीं ठंडा रहता? क्यों हमारे यहाँ पे सर्दी जो पड़ती है वो इतनी भयंकर नहीं पड़ती? कारण ये है कि जो तेज हवाएं ठंडी वाली आ रही हैं उनको हमारा क्या है, हिमालय रोक देता है। तो ये क्या है, ये भी एक अच्छा फीचर है रिलीफ बताने का, कि रिलीफ हमारी क्या है, जो टोपोग्राफी थी, जो वहाँ की स्थलाकृतियां थी, उसने हमारे मौसम को, हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट किया। ठीक है, चलिए अब हमने देख लिया ये सारी चीजें। अब हम इंडिया के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो इंडिया जो है कहाँ लाई करता है? वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई करता है। लैटिट्यूड के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई करता है। लगभग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीचों बीच से हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट को काटता है। तो हमारे तो बहुत सारे स्टेट, जैसे गुजरात से लेके वहां पे, जैसे मैंने वो बार बार मैप, चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, यहीं से लगभग ऐसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो हमारे यहाँ पे गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, थोड़ा बहुत आपका छत्तीसगढ़ का हो गया, झारखंड, ये सारे इलाके देखिए आप बीच में से जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है, इधर आपका क्या है, ट्रॉपिकल जोन है। जो आपका क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन मतलब आपने शायद ये नहीं पढ़ा होगा, मैं बता देता हूँ। ट्रॉपिकल एरिया आपका इक्वेटर के पास माना जाता है। ट्रॉपिकल एरिया वो होते हैं जहां पे ना कुछ क्लियर कट मौसम नहीं होता। जैसे ट्रॉपिकल एरिया अगर आप बात करें जो पूरा पूरा इक्वेटर के एकदम करीब आता है, तो वहां पे सीजन नहीं आते हैं। वहां पे एक ही दिन में सारा सब कुछ होता है। जैसे सुबह सुबह ठंडी रहेगी, अर्थ एकदम देखिए जो सेंटर पे रहेंगे। आप जब रेवोल्यूशन पढ़ते थे तो इक्वेटर पे तो क्या है, बराबर रेडिएशन आ ही रही थी, खूब अच्छा खासा मतलब जो सनलाइट है इक्वेटर को हमेशा थ्रू आउट द ईयर मिलते रहता है। इसलिए वहां पे जो क्लाइमेट है वो लगभग एक जैसा ही रहता है। तो उसको हम ट्रॉपिकल बोलते हैं, ट्रॉपिकल एरिया होता है। तो वहां पे क्या होता है, सुबह सुबह ठंडी रहेगी। सुबह सुबह ठंडी रहेगी, जैसे सोलर रेडिएशन पड़नी चालू होंगी, सनरेज पड़ेंगे, धीरे धीरे गर्म होते होते दोपहर तक एकदम भयंकर गर्मी हो जाएगी। और दोपहर तक भयंकर गर्मी होगी और वही दोपहर से शाम ढलने से पहले तक बारिश हो जाएगी। और बारिश होगी और फिर शाम तक क्या होगा, बारिश के बाद मौसम ठंडा हो जाएगा और रात भर बढ़िया जबरदस्त ठंडक पड़ेगी। ये रंगारंग प्रोग्राम वहां पे रोज चलता रहता है। तो अपना क्या है, अपना जैसे ही ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाले तरफ आएंगे, आप इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपको इसी तरीके का माहौल मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ पे केरला, तमिलनाडु, इधर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहता है, इतना क्लियर कट सीजन नहीं रहता, ना कड़ाके की उतनी ठंड पड़ती है ठंडी में, और ना ही गर्मी में उतनी जबरदस्त वो लोग गर्मी झेलते हैं। बस वो मॉइस्चर रहता है वहां पे, मॉइस्ट मतलब जैसे ह्यूमिडिटी, नमी हमेशा रहती है। और इधर से क्या है, इधर से आप बढ़ रहे हो किस तरफ, इस तरफ से आप बढ़ रहे हो आर्कटिक सर्किल की तरफ। तो यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे आप नॉर्थ में ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे आपको ठंडक ज्यादा मिलते जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंडिया के लैटिट्यूड के हिसाब से पढ़ लिया चीजों को। अब हम एल्टीट्यूड की बात करते हैं। एल्टीट्यूड को लेके हमने बात कर ली, जहां पे जैसे आपका हिल स्टेशन वगैरह पड़ता है ना, हिमालय, जहां पड़ेंगे वहां आपको बराबर ठंडक महसूस होती है, क्योंकि वो हिल स्टेशन वाला एरिया आप जानते ही हैं, वहां पे स्नोफॉल होना, रेनफॉल वहां पे नहीं होगी, ज्यादा टेम्परेचर कम होने की वजह से। जितना वो आपके सी लेवल से, ग्राउंड से ऊपर रहेंगे, उतना ही उनको क्या है, टेम्परेचर ठंडा महसूस होगा। और ठंडा क्यों लगेगा, ये हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है कि जितना आप अर्थ से ऊपर उठते जाएंगे उतना ही आपको टेम्परेचर कम होता दिखेगा, क्योंकि ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर भी बहुत ज्यादा पतला है। ठीक है, हवा बहुत पतली है, वहां पे ऑक्सीजन भी कम रहता है। तो जैसे आप देखेंगे जो पहाड़ी लोग होते हैं, जिनका मतलब जो रेसिडेंशियल होते हैं हिल स्टेशन के, उनके ब्लड में आरबीसी ज्यादा होता है, क्योंकि आरबीसी में ही होता है हमारा हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। तो देखिए अगर वहां पे ऑक्सीजन कम नहीं है ना, मतलब ऑक्सीजन कम है, तो वहां पे आरबीसी ज्यादा होने के कारण वो लोग कंपनसेट कर लेते हैं। और हम लोग जिनका आरबीसी काउंट नॉर्मल है, अगर हम पहुंच जाएं हिल स्टेशन में, तो हम थोड़ा सा चलते ही पहले क्या होगा, हांफने लगेंगे, धीरे धीरे हम वहां पे एडजस्ट कर पाते हैं। ठीक, तो एल्टीट्यूड समझ में आ गया। अब प्रेशर और विंड, प्रेशर और विंड में मैं फिर वही वाली बात करूंगा कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ पे क्या होता है, ये हमारा इक्वेटर है। तो जब सोलर रेडिएशन पड़ती है तो यहां से जो भी एटमॉस्फेयर है वो हीट होके ऊपर जाता है,
और हीट होके ऊपर जाएगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, कूल होता जाएगा। तो जैसे क्या होता है, यहाँ से टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण यहाँ से जो एटमॉस्फेयर है या एयर मासेस है वो हीट होके ऊपर उठते हैं, और ऊपर उठने के बाद डाइवर्ज हो जाते हैं। डाइवर्ट मतलब कोई एक डायरेक्शन नहीं कि कोई बुला रहा है इधर सारे लोग आ जाओ। आधा जो है, आधा जो ऊपर उठने के बाद ठंडा होके वो इस तरफ डिसेंड करते हैं साउथ की तरफ, और आधे एयर मासेस ऊपर पहुंचते ठंडे होने के बाद नॉर्थ की तरफ डिसेंड करते हैं। और डिसेंड करके फिर से क्या होंगे, फिर से जहां पे देखिए यहाँ पे तो गर्म है तो ऊपर उठ गए, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली क्या होंगे, जैसे जैसे वो पोल की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे वहां पे टेम्परेचर कम होगा, तो वहां पे चीजें गर्म नहीं है, ऊपर नहीं उठ रही, वहां पे क्या है, एयर मासेस हैवी हो चुकी ना, ज्यादा मटेरियल हो गया, तो अब वो क्या होंगी, ग्रेविटी के कारण डिसेंड करने लगेंगे, नीचे आने लगेंगे, यहाँ से नीचे आएंगे, और जैसे नीचे आएंगी, नीचे यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे लो प्रेशर हो चुका है, और जहां डिसेंड कर रही है वहां पे हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर है तो हाई से चीजें लो की तरफ मूव करती हैं, और फिर लो पे आएंगी, फिर यहाँ से क्या होगा, फिर आपका इंसुलेशन होगा, फिर वो ऊपर उठेंगे, फिर वो इस तरीके से करके यहाँ पे एक सर्कुलेशन चलता रहता है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या है, प्रेशर के कारण आपने देखा है एयर मूवमेंट हो रहा है, तो प्रेशर और एयर मूवमेंट यानी विंड बहुत हद तक रिलेटेड है, इसीलिए हम इनको साथ में पढ़ते हैं। प्रेशर आपका हाई और लो में हो सकता है, और विंड की डायरेक्शन आपने देख रही है, यहाँ पे भी यही चीज होती है, यहाँ पे भी जाएंगे और इधर से भी क्या होगा, इधर से भी इस तरफ डिसेंड करने लगेंगे, और डिसेंड करके फिर क्या होंगे, वो धीरे से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगे। लेकिन हाँ, जो मैंने डायग्राम बना दिया एकदम सीधा सीधा, ऐसा नहीं होता है कि एकदम सीधा सीधा भाई, अर्थ तो आपकी मूव भी कर रही है ना, मतलब मूव करने का मतलब मेरा कि रोटेट भी तो कर रही है, और जब रोटेट कर रही है तो क्या होगा, रोटेट करने की वजह से ये जो विंड है वो सीधी ना जाके थोड़ा सा ऐसे मूव कर जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न या जो साउथ ईस्टर्न वगैरह वाली बातें हैं, ये ट्रेड विंड्स कहलाती हैं। ट्रेड विंड्स किस लिए कहलाती हैं, क्योंकि पहले के जमाने में जो ट्रेड होता था, माने व्यापार होता था, तो लोग नाव से आते जाते थे, और कई बार जो ये चल रही विंड है वो उनका यात्रा आसान कर देती थी। अगर वो विंड के बहाव के साथ जा रहे तो, बहाव के खिलाफ आ रहे तो बड़ी दिक्कत होती थी, इसलिए जो जो मतलब ट्रेडर्स होते थे, जो व्यापारी होते थे, वो इंतजार करते थे इन हवाओं का, जैसे ही हवाएं चलती थी उन्हीं के साथ अपना नाव लेके जाते थे और आते थे। ठीक है, एक बार ये चीजें जाती हैं दोबारा से रिवर्स होती हैं, रिवर्सल ऑफ विंड हम अभी मानसून में पढ़ेंगे कि किस तरीके से विंड्स रिवर्स हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो जिस वजह से, जो अर्थ के रोटेशन की वजह से जो विंड्स मूव कर रही हैं, उस फोर्स को हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स मतलब जो अर्थ के रोटेशन की वजह से लगने वाला फोर्स है। ठीक है, अच्छा, अब आप आगे बढ़ते हुए पढ़िए सीजन क्या होता है। सीजन की जब बात करेंगे तो अपने इंडिया में सीजन भी अलग अलग होते हैं। जैसे सबसे पहले आप बात करिए ठंड की, जो विंटर सीजन होता है, विंटर सीजन आपका पूरे इंडिया पे एक जैसा नहीं होता है। जैसे आप साउथ की तरफ आओगे, साउथ की तरफ आपको यहाँ पे तमिलनाडु, केरला, यहाँ पे उतनी ठंडक नहीं मिलेगी, क्योंकि क्या होगा, जैसे ही थोड़ा सा ओशन के पास होने के कारण से उनका, और फिर लैटिट्यूड भी आपने पढ़ा था, लैटिट्यूड के हिसाब से क्या है, वो ट्रॉपिकल एरिया की तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। 0 डिग्री यानी इक्वेटर के जितने पास होंगे वहां पे सीजन का वेरिएशन उतना ही कम रहेगा। बल्कि कंपैरेटिवली जो आपका नॉर्थन इंडिया है, उत्तरी भाग है, वहां पे आपको अच्छी खासी ठंडक देखने को मिलती है। और इसी ठंडक में आपको क्या होता है, जो विंड्स हैं वो ट्रेड विंड्स आपकी चलती हैं। ट्रेड विंड्स आपकी जो वेस्टर्न की तरफ आपकी ईस्टर्ली विंड्स है, तो जैसे वो चलेंगी तो क्या होगा, वो नमी को भारत से पूरा सोखते हुए, इसीलिए जो आपका जो मौसम है वो काफी ड्राई होता है, लोगों के होठ वोट फटने लगते हैं, और वो जो वैसलीन वगैरह लगाने की जरूरत पड़ती है या बॉडी लोशन, ये ठंडक में ही तो पड़ती है, क्योंकि क्या है, जो हवाएं हैं वो सारे नमी को खींच के लेके चली जाती हैं। और आप यहाँ देखेंगे कि जैसे जैसे आप और नॉर्थ की तरफ बढ़ते जाओगे, जैसे हिमालय की तरफ, तो वहां पे क्या है, वो आपका एरिया जो है काफी स्नो कवर्ड रहता है, बहुत ज्यादा वहां पे स्नोफॉल देखने को मिलता है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं विंटर सीजन के बाद आ जाता है समर सीजन। अच्छा, ये सीजन क्यों आ रहा है, सीजन क्यों आ रहा है, आप फिर से चाहो तो आप समझ लो, ये सन है, सन की रेडिएशंस आपकी जा रही हैं, और जब आपका अर्थ क्या है, टिल्टेड है, तो क्या है, एक समय पे
नॉर्थ के तरफ अच्छी खासी इंसोलेशन यानी मतलब जो सोलर रेडिएशन है वो आ रही है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे क्या है, इस वक्त गर्मी महसूस हो रही है और साउदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे ठंडी है। और वही बात जब ये 6 महीने बाद की करेंगे आप, तो साउदर्न हेमिस्फीयर को आपको डायरेक्ट रेडिएशन मिल रही है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आपका यहाँ पे क्या है, स्लैंटिंग यानी तिरछी रेडिएशन पा रहा है, तो उतनी ज्यादा हीट डेवलप नहीं हो पा रही है। अच्छा, साउदर्न हेमिस्फीयर में आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, तो जब हमारे यहाँ पे ठंडक हो रही है तो वहां पे क्या हो रहा होगा, वहां पे गर्मी होता है। तो ऐसा समझिए कि ऑस्ट्रेलिया वाले जो अपना क्रिसमस मनाते हैं गर्मी के सीजन में एक तरीके से मना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, समर सीजन में हमारे यहाँ पे एक और चीज है, जो हम उस विंड की बात करें तो उनको हम बोलते हैं लू। ये चलता है, ये एक ऐसी हवा है जो आपके यही पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार इस सब इलाके में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये गर्म हवाएं दिन भर चलती रहती हैं और इनका जो एक्सपोजर है, जो इनकी चपेट में आएंगे उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और कई बार कई सारे केसेस में ये डिहाइड्रेशन से फेटल भी हो जाती है। बहुत सारे लोग एक्सेस मतलब ये लू लगने के कारण कई लोगों की मौत भी हो गई है। तो इस विंड को कई बार हम देखते हैं दिन भर चलती है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि शाम तक भी चलती है और रात में ये विंड्स बंद हो जाती है। और हमारे इसी जो मतलब जो गर्मी पड़ रही है दोपहर, मतलब ये जो समर सीजन में, इसी समर सीजन में एक चीज हो जाती है, जब हमारा जो राजस्थान वाला भाग है, या आप ऐसा समझो डायरेक्ट अगर बात करें तो तिब्बत का प्लेट्यू जो हमारे यहाँ पे हमारे जस्ट ऊपर है, आपके एशियन का ही पार्ट है, जस्ट चाइना के नीचे। तो वहां पे क्या है, तिब्बतियन प्लेट्यू भी और साथ में अपना राजस्थान भी गर्मी में बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। बहुत ज्यादा हीट होने के कारण वहां से क्या होगा, बहुत जबरदस्त लो प्रेशर डेवलप होता है। अच्छा, लो प्रेशर डेवलप होने के कारण क्या होता है, वो नीचे से जो आपका जैसे इंडिया के नीचे है आपका, यहाँ पे इंडियन पेनिनसुला है, यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। इधर नीचे श्रीलंका है और यहाँ पे क्या है, इंडियन ओशन। अब देखिए, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण यहाँ पे जैसे राजस्थान है, ये सब इलाके बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। तो जब गर्म हो जाएंगे, देखिए टेम्परेचर वेरिएशन की बात करें तो हमने आपको बताया नहीं कि टेम्परेचर का जो जैसे विंटर में ही बात करिए, आपका जो साउदर्न इंडिया है जैसे तमिलनाडु, वहां 20-22 डिग्री रहता है और आपका इंडिया का जो नॉर्दर्न भाग है वहां 10 डिग्री या उससे भी कम हो सकता है। और कश्मीर वगैरह में कुछ जैसे ट्रास वगैरह एरिया है, वहां पे तो माइनस में अच्छा खासा 40-40 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। और समर में भी देखिए, समर में हमारा इंडिया का जो राजस्थान वाला पार्ट है वो 40 मतलब डिग्री के अब टेम्परेचर महसूस करता है, लेकिन साउदर्न इंडिया जो है वो साउदर्न इंडिया में वही 25 डिग्री 22 डिग्री इसी के आसपास झूलता रहता है, क्योंकि जैसे ही वो गर्म होता है वहां से सन मतलब बगल के समुद्र से आपकी सी ब्रीज आकर उसको ठंडा कर देती है। तो ये देखिए, अब हम यहाँ से ना समर के बाद लगा हुआ मानसून पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ये राजस्थान वाला इलाका या ये जो इसी के ऊपर इंडिया के ऊपर तिब्बत है, वो तिब्बतियन प्लेटू और ये पूरा बेल्ट जो है आपका यहाँ से छोटा नागपुर प्लेटू और ये बुंदेलखंड, ये सारा इलाका जब गर्म होता है तो यहाँ से समुद्र से वो ऐसा समझिए कि बादलों को अपने पास बुलाता है, क्योंकि समुद्र पे भी धूप पड़ी है, समुद्र पे धूप पड़ी है, अच्छी खासी मात्रा में वाटर वेपर ऊपर गया हुआ है और वाटर वेपर घूम रहा है। वाटर वेपर ऊपर जम गया, वहां पे क्या है, हाई प्रेशर बन चुका है, खूब सारे क्लाउड्स हो चुके हैं। अब बस उनको क्या है, यहाँ पे जो बहुत तेज हीट पड़ी, बहुत तेज गर्मी पड़ी, तो यहाँ से सब कुछ ऊपर उठ गया और यहाँ पे क्रिएट हो गया जबरदस्त लो प्रेशर। अब ये लो प्रेशर क्या करता है, खींचता है अपनी तरफ खींचता है और ये मानसून यहाँ से चल देता है। यहाँ पे क्या है, अब विंड रिवर्स हो गई, अब यहाँ से साउथ से जो साउथ वेस्टर्न और साउथ ईस्टर्न मानसून आना चालू हो जाता है। साउथ से यहाँ से मतलब जो समुद्र तो आपके पश्चिमी तरफ ही है, तो यहीं से साउथ मतलब यहाँ से आपके क्लाउड्स आने लगते हैं। अच्छा देखिए, आप ऐसा सोचेंगे ना कि सर राजस्थान में तो बारिश बहुत कम होती है, और आप कह रहे हो राजस्थान बुला रहा, तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि इनका दुर्भाग्य है कि ये बादलों को बुलाते हैं लेकिन बारिश पाते नहीं है। बारिश सबसे ज्यादा यहीं पे वेस्टर्न घाट वाला इलाका ले जाता है। यहाँ पे ना वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ आपके ईस्टर्न घाट्स है, इन्हीं को आप सह्याद्री वगैरह बोलते हैं ना, वेस्टर्न घाट्स को। अच्छा, इसका जो आपका चैप्टर है फिजियोग्राफी, जो चैप्टर सेकंड वाला है, उसको भी हम पढ़ा देंगे। उसमें आपको ये सारे जो क्षेत्र हैं मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा। बट फिलहाल के लिए मैं जो चैप्टर में रेफरेंस आ रहा है उसको मैं बताते हुए चलूंगा।
यहाँ पे क्या होता है ना, जब पहाड़ जो वेस्टर्न घाट से जो मानसून टकराता है, मानसून के बादल टकराते हैं, तो वहीं पे बारिश करा देते हैं। आप सोचोगे सर बादल मतलब टकराता है पहाड़ से, बारिश, ये सब क्या है? तो बिल्कुल, इसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल ये क्या होती है, मैं बता रहा हूं। जैसे जब कोई माउंटेन है, माउंटेन है, माउंटेन से जैसे ही ये क्या होंगे, ये आपका वाटर वेपर से पूरा लदा हुआ क्लाउड जो है टकराएगा। जैसे टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा भाई, टकराया तो चीर के तो निकलेगा नहीं। टकराने के बाद क्या होगा, इनका अपलिफ्टमेंट होगा भाई, इससे अगर पार जाना है तो ये तो टकरा के थोड़ा सा ऊपर उठेंगे। और अभी मैंने बताया कि जैसे ये क्लाउड्स ऊपर उठेंगे, इनका टेम्परेचर गिरेगा, और जब आपका भाप जो है, वाटर वेपर कूल होगा, तो क्या बनेगा? बिल्कुल सही, वो बनेगा रेन। और यहां पे अच्छी खासी बारिश हो जाएगी। जिस तरफ से हवा आ रही होती है, पहाड़ का वो वाला भाग क्या है, वो विंडवर्ड साइड कहलाता है, और ये दूसरा वाला भाग लीवर्ड साइड कहलाता है। तो यहाँ पे तो खूब रेन हुई, यहाँ पे रेन नहीं हो पाएगी क्योंकि जो बादल है वहीं बरस जाएंगे। तो ये कैसा हो जाता है, ये एरिया हो जाता है रेन शैडो एरिया। अब आप देखते होंगे कि आपका वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न इलाका है, वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न वाला पार्ट, वो बहुत अच्छी रेनफॉल, लगभग 250 सेंटीमीटर के या उसके ऊपर की रेनफॉल रिसीव करता है। उसी के बगल में जो वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न वाला भाग है, वो रेन शैडो इलाके में आ जाता है और वहां पे बारिश नहीं हो पाती। तभी देखेंगे आप, एक तरफ महाराष्ट्र के मतलब महाराष्ट्र में ही कुछ एरिया आपका बारिश में डूब जाने के जैसे हो जाता है, और दूसरा वाला साइड क्या है, जैसे जो विदर्भ वगैरह, वहां पे किसान बारिश के कारण मतलब फसल खराब होने के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये जो चीज है उसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो हमारे यहाँ पे रेनफॉल इसी तरीके से एंटर करती है वेस्टर्न विभाग से, और पहले वेस्टर्न घाट पे गिरती है, फिर डेक्कन प्लेटू तरफ आपके बारिश होती है, और धीरे धीरे वो आगे निकलती है। और जो आपका बे ऑफ बंगाल वाला सेगमेंट है, जो बे ऑफ बंगाल से आता है, वो भी इसी तरीके से बारिश करवाता हुआ आगे आता है। और हाँ, जब आप राजस्थान देखोगे, राजस्थान मान लीजिए ऐसा है, तो राजस्थान के बीच में भी एक पर्वत है, क्या है, कौन सा? अरावली हिल्स है। अरावली हिल्स भी क्या करता है, यहां से जो आपका बे ऑफ बंगाल वाला सेगमेंट आ रहा है, यहां से क्या ओरोग्राफिक रेनफॉल करा के इधर वाले साइड तो बारिश हो जाती है, लेकिन राजस्थान का जो वेस्ट वाला भाग है, वहां पे बारिश नहीं हो पाती है। और यहाँ पे आपने अच्छा खासा थार डेजर्ट के बारे में जानकारी हासिल किया ही होगा। तो इस इलाके में क्या है, ये सारे मतलब ये रेन शैडो इलाके में आ जाता है, और ये यहाँ पे विंडवर्ड साइड में बारिश होती है। तो ये फिनोमेना क्या कह रहा है, इसको बोलते हैं हम ओरोग्राफिक रेनफॉल। क्या बोलते हैं? ओरोग्राफिक रेनफॉल। अच्छा, ये तो हो गया आपका मॉनसून। मॉनसून अच्छा खासा, देखो मॉनसून बराबर भी आता है, और आने के बाद कई बार बीच बीच में इंटरवल्स भी लेता है। ऐसा नहीं कि एक बार मॉनसून आ गया तो लगातार बारिश होती ही रहेगी, वो पैचेस रहते हैं। मतलब जैसे ट्रो कहते हैं उसको, क्यों ट्रो कहते हैं, वो वेव को हम समझते हैं तब बोलते हैं। वेव में जैसे ऐसे उठते गिरते वेव चलती है ना, तो ये वाला भाग तो क्रेस्ट कहलाता है, मतलब यहाँ पे पीक आ रही है और यहाँ पे डाउन जा रहा है, तो इसको ट्रो बोलते हैं नीचे वाले भाग को। तो ऐसे मानसून में भी कभी बारिश होती है तो कुछ दिन का फिर गैप हो जाता है, और वो गैप क्या कहलाता है, वो गैप आपका मानसून ट्रो कहलाता है। तो ये इस तरीके से रहता है, और ये रफ पैच है। कई बार अगर जो मानसून है वो पहाड़ी इलाके की तरफ चला गया, मतलब अपने हिमाचल वाले इलाके की तरफ, हिमाचल उत्तराखंड तरफ चला गया, तो प्लेन एरिया जो आपका उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, इधर बारिश बहुत कम होती है, और उधर आपका जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है वहां पे बाढ़ आने लगती है। और कई बार जब यहाँ जो आपका प्लेन एरिया में बारिश होती है तो पहाड़ी इलाकों में थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है। तो ये तो आपका चलता रहता है। अच्छा, एक हमारे यहाँ पे जगह है जो इसको हम बोलते हैं मौसिन राम। मौसिन राम में आपकी अच्छी खासी बारिश होती है, क्योंकि वहां पे मालदा गैप पड़ता है। मालदा गैप जो खासी हिल्स है, वहां से आपके मानसून एंटर करता है, और मानसून एंटर करने के बाद वहां पे बरसता ही रह जाता है। तो मौसिन राम और चेरापूंजी में आपकी 400 सेंटीमीटर या उससे ऊपर की रेनफॉल होती है। फिर एडवांसिंग मानसून के बाद हम बात करते हैं रिट्रीटिंग मानसून की। जब ये मानसून लौटता है तो लौटते वक्त
कभी कभी क्या होता है, जो उसी समय आपके जो मेडिटेरेनियन से आ रही होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी, तो वहां पे क्या है, ठंडक में भी रेनफॉल करा देती हैं। वो ठंडक वाली रेनफॉल आपके राबी क्रॉप्स यानी जैसे गेहूं वगैरह के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। रिट्रीटिंग मानसून में आपकी बारिश तमिलनाडु में देखी जाए। तमिलनाडु कैसा इलाका जहां पे गर्मी में मतलब नॉर्मली बारिश नहीं होती है, लास्ट में जाके बारिश होती है नवंबर में। और वहीं पे आपने जैसे अक्टूबर का महीना में आपने अक्टूबर हीट वगैरह भी पड़ी होगी कि अक्टूबर में भी क्या होता है, जब मानसून रिट्रीट कर रहा होता है तो क्या होता है, एक ड्राई सीजन जैसा आता है। वहां पे दिन बहुत ज्यादा गर्म और रात नॉर्मली ठंडी, तो उसी को क्या बोलते हैं, अक्टूबर हीट भी बोलते हैं। रिट्रीटिंग मानसून में आपने देखा है कि क्या होगा, जो तमिलनाडु वाला इलाका है वहां पे क्या होगी, वहां पे अच्छी खासी बारिश होती है। और देखिए तमिलनाडु इस तरीके से पड़ता है, तो जब वेस्ट से हवाएं चल रही हैं तो इधर सब क्या है, इधर सब कॉन्टिनेंट है, जगह है, मतलब लैंड फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी होने के कारण ये वाली हवा क्या है, कई बार मॉइस्चर लेके आके भी क्या होता है, यहाँ पे तमिलनाडु में बारिश करा देती है। ठीक है, यहाँ पे आपके देखे होंगे ना ईस्टर्न घाट्स भी तो हैं। चलिए, रिट्रीटिंग मानसून के बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल में हमारा जो रेनफॉल है, हमने आपको ऑलरेडी रेफरेंस में बता दिया जब ओरोग्राफिक रेनफॉल पढ़ रहे थे। तो हमारे जो राजस्थान वाले भाग है, भले वो मानसून को बुला रहा है, उसका वेस्टर्न वाला भाग बिल्कुल रेनफॉल नहीं पाता, 10 सेंटीमीटर या उससे कम की रेनफॉल होती है। और आपका मौसिन राम चेरापूंजी वहां सबसे हाईएस्ट रेनफॉल होती है। वहां से जैसे आप वो जो ईस्टर्न इलाका है ना, नॉर्थ ईस्टर्न मौसिन राम चेरापूंजी या जो मेघालय वाला पार्ट है, वहां से जैसे आप ईस्ट की तरफ मूव करते जाओगे, रेनफॉल आपको धीरे धीरे कम मिलेगी। और वेस्टर्न घाट से, वेस्टर्न घाट के वेस्ट वाला भाग आपका रेन मतलब जो रेन है अच्छी खासी वहां पे हो जाती है। और उसी के पीछे जो है वेस्टर्न घाट का ईस्टर्न वाला भाग, वहां पे रेन शेडो एरिया होने के कारण जो रेनफॉल है वो बहुत कम होती है। अच्छा, मानसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड, देखिए हमारे इंडिया में बहुत तरीके का क्लाइमेट है, सब कुछ होने के कारण फिर भी एक चीज है जो हम सबको जोड़े हुए है, जो है बारिश। बारिश पे ही हमारे यहाँ की खेती 90% समझ लीजिए अभी भी निर्भर है। जिस साल खेत बारिश नहीं हुई अच्छे से, जैसे बारिश अच्छे होने का ना होने का कारण होता है लानीना और एल नीनो, इसको हम किसी और दिन क्लास में पढ़ लेंगे। अभी के लिए समझ लीजिए कि जिस साल बारिश नहीं होगी उस साल फसल खराब हो जाती है। और हमारे इंडिया में घूम लीजिए आप, बारिश से या उससे रिलेटेड कई सारे देवी देवता हैं, कई सारे त्योहार हैं, कई सारे लेख लिखे गए हैं। तो ये क्या है, बारिश हम लोग को इस तरीके से जोड़े है कि बारिश हुई है तो सब खुशहाल है, सब बढ़िया है। बारिश नहीं हुई है तो सारी चीजें दिक्कतमयी है, और खेती बाड़ी आपका मौसम सब कुछ क्या है। और अगर देखिए बारिश नहीं हो गई तो सूखा पड़ेगा, तो इवन जानवर और हमारे अपने जो निजी जरूरत पे जो पानी यूज करते हैं, चाहे ग्राउंड वाटर हो गया या रिवर वाटर, सारी चीजें दिक्कत में आएंगी। जब बारिश अच्छी होगी तो रिवर्स में भी पानी रहेगा, खेतों के लिए भी पानी रहेगा। और पानी समझ लीजिए जल ही जीवन है, कितनी जरूरत है। तो मानसून हमारे यहाँ का क्या है, एक यूनिफाइंग बॉन्ड है, पूरे इंडिया को एक तरीके से कनेक्ट करके रखता है। अच्छा, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और मैं थोड़ा सा और इसको बेहतर तरीके से आपके लिए ज्योग्राफी अगली बार लेके आऊंगा। थोड़ी सी क्या है, बैटरी की दिक्कत है, बैटरी शायद मेरी लो हो रही है मतलब कैमरा की, तो मैं आपको यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में उसकी आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपका ये टीचर आपके लिए हमेशा हाजिर है। जब भी मेरे लिए आपको कोई मतलब कुछ भी मुझसे आपको सर्विस चाहिए, कोई भी चैप्टर पढ़ना है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे लायक जो भी सेवा होगी मैं उसको लेके आपके लिए तैयार रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।